प्रिय विद्यार्थियों, आइए पुनः आपका हमारी क्लास में स्वागत है। और आज हमारी जो इकाई योजना है उस इकाई योजना के टर्म में हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका जो अगला कड़ी है वह है इकाई योजना के लाभ अर्थात एडवांटेज ऑफ यूनिट प्लानिंग। यानी इकाई योजना है उसके हमें क्या लाभ हैं। हम इकाई योजना बनाते हैं तो उस इकाई योजना को बनाने का हमारा जो लाभ है वह क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला जो लाभ है, इकाई योजना से शिक्षक को समस्त विषयों को व्यवहारिक रूप में शिक्षा के लिए आयोजित करने का अवसर मिल जाता है। यानी इकाई योजना जो हम बनाते हैं उस इकाई योजना से शिक्षक को जितना भी जो विषय हैं उनको एक व्यवहारिक रूप में प्रस्तुत करने का उसको अवसर मिल जाता है। यानी समस्त विषय हैं उनको वह व्यवहारिक रूप से प्रस्तुत कर सकता है क्योंकि उसकी रूपरेखा उसमें पहले ही तैयार कर ली है और उस रूपरेखा के अनुसार ही वह वास्तविक रूप में अपने बच्चों को अपनी क्लासरूम में उसके हर एक टॉपिक को अच्छे से प्रस्तुत कर सकता है। यानी उसे एक ऐसा अवसर मिल जाता है। दूसरा बिंदु है, शिक्षक अपेक्षित उद्देश्य एवं अधिगम क्रियाओं में अर्थपूर्ण सहसंबंध देख सकता है। अब यहाँ पर समझने की बात है कि अपेक्षित उद्देश्य यानी उसने जो हमने उद्देश्य निर्धारित किए हैं, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को हमारी जो लर्निंग एक्टिविटीज़ हैं उनके साथ सही तरीके से संबंध क्या है वह उसको जान जाता है। क्यों जान जाता है? क्योंकि वह इसकी योजना पहले से बना चुका होता है, पहले से योजना बनाई गई है, इसलिए वह आसानी से हमारे जो अपेक्षित उद्देश्य हैं उनमें और अधिगम क्रियाएं हैं उनमें अर्थपूर्ण से संबंध को देखकर ही वह अपने शिक्षण कार्य को आगे सुचारू रूप से चलाता है और वह अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाता है और प्रभावशाली बनाने के साथ साथ ही वह अपने विद्यार्थियों को एक सही दिशा में और सही ज्ञान देने में समर्थ हो पाता है। अगला बिंदु है, शिक्षक छात्रों के पूर्व ज्ञान यानी उसने हम जो टॉपिक कराने जा रहे हैं उससे पहले उसको क्या ज्ञान होना चाहिए, पूर्व ज्ञान, और अधिगम क्रियाओं में सह संबंध स्थापित कर सकता है। यानी उसकी जो पूर्व ज्ञान है उसको और अधिगम क्रियाओं को सह संबंध कर सकता है। जब तक हम पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़कर नहीं चलेंगे तब तक हमारा शिक्षण है वह अधूरा माना जाएगा। हम इसका एक उदाहरण ले सकते हैं। जैसे हम खेत में पानी लगाते हैं, अब पानी लगाते समय यदि बीच में लाइट चली जाए और वह लाइट का अंतराल यदि कुछ समय का है तो पानी खेत में पहुंचने में समय ज़्यादा नहीं लगेगा क्योंकि वह पानी नाली में पहले ही था और उस नाली में पानी जो था उससे ही वह पानी जाके मिल गया और वह जल्दी खेत में पहुंच जाएगा। लेकिन वही अंतराल यदि ज़्यादा समय का हो जाए तो फिर पानी को पहुंचने में समय लगेगा और खेत को भरने में जो समय लगना चाहिए था वह बढ़ जाएगा यदि लाइट का अंतराल ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे ही यदि हम पूर्व ज्ञान को हमारी अधिगम क्रियाओं से जोड़कर चलेंगे तो हमारा ज्ञान हमारे बच्चे अच्छे से ग्रहण कर सकेंगे और उनके लिए सार्थक भी होगा। तो जो शिक्षक है वो पूर्व ज्ञान और अधिगम क्रियाओं का सहसंबंध आसानी से समझ सकता है इकाई योजना के द्वारा और वह अपने अधिगम को, अपनी शिक्षण को बच्चों के तक पहुंचाने के लिए और बच्चों के अधिगम को सुचारू रूप से या सही दिशा में चला सकता है। शिक्षक, अगला बिंदु है, शिक्षक भविष्य की आवश्यकताओं का पूर्वानुमान कर सकता है। यानी यदि हमने इकाई योजना बना ली है तो वह भविष्य की जो भी आवश्यकताएं उसका पूर्वानुमान कर सकता है क्योंकि हमने पहले ही कार्यक्रम तय कर लिया है इकाई योजना बनाकर कि कब तक क्या कराना है, कौन से महीने में कौन सा टॉपिक कराना है और इस टॉपिक में कितना समय लगेगा। तो उसके लिए अलग अलग जो क्रियाएं उसको करनी है, उन क्रियाओं के लिए उनको क्या आवश्यकता होगी उसका पूर्वानुमान भी पहले से ही लगा सकता है। अगला बिंदु है, शिक्षक आवश्यक शिक्षण सामग्री विकसित करने में उसकी सहायता हमारी इकाई योजना करती है। यानी जो शिक्षक है उसके लिए क्या शिक्षण सहायक सामग्री की आवश्यकता होगी उसको भी वह पहले से, क्योंकि इकाई योजना हमने पहले ही बना ली है तो उसकी जो शिक्षण सामग्री की आवश्यकता है उसको भी विकसित कर सकता है, पहले से ही बना के रख सकता है, बना सकता है, बच्चों से बनवा सकता है या फिर जिसको बना नहीं सकता तो वो कहीं से अरेंज कर सकता है। यानी वह शिक्षण को एक आवश्यक दिशा देने के लिए हमारी जो शिक्षण सहायक सामग्री है उसका निर्माण भी आसानी से कर सकता है। अगला बिंदु है,
सामान्य एवं विशिष्ट उद्देश्यों के स्पष्टीकरण में सहायता मिलती है। यानी जब वह क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाने जाएगा तो उसे सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य जो हैं उनका स्पष्टीकरण भी आसानी से कर सकता है। सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य का तात्पर्य आप जानते ही हो। सामान्य उद्देश्य का मतलब है कि हम उस विषय का ज्ञान दे रहे हैं, और विशिष्ट का मतलब ये हो गया कि हम उस टॉपिक का ज्ञान दे रहे हैं। विषय के साथ साथ हम उस टॉपिक का ज्ञान दे रहे हैं, तो जो विशिष्टता है वह उस टॉपिक से संबंधित है। जैसे यदि हम एनर्जी के बारे में बता रहे हैं तो एनर्जी की डेफिनेशन बताएंगे, एनर्जी से संबंधित उदाहरण देंगे, तो वह विशिष्ट हो गया। ऐसे अगला बिंदु है इकाई योजना से छात्रों के ज्ञान का विस्तार। यानी इकाई योजना पहले से हमने बनाई गई है, तो छात्रों के विकास, जो छात्रों का ज्ञान है उसका विस्तार, कौशल, रुचियाँ एवं अभिवृत्तियों का विकास होता है। यानी उसके ज्ञान में वृद्धि होती है, उसके कौशल विकसित होते हैं, उसकी रुचियाँ, जब वह समझता जाता है प्रत्येक बिंदु को जब समझता जाएगा तो उसकी रुचियाँ बढ़ेंगी और अभिवृत्तियों का भी विकास होगा। यानी हमारे विषय से वह दूर हटकर नहीं जाएगा, क्योंकि हम उसको हमारी इकाई योजना के अनुसार बहुत अच्छी तरीके से समझाने में समर्थ हैं। वह समझता जा रहा है तो ज्ञान का विस्तार हो रहा है, उसके कौशलों में वृद्धि हो रही है, रुचियों में वृद्धि हो रही है और अभिवृत्तियों में वृद्धि हो रही है। अगला बिंदु है प्रजातांत्रिक वातावरण में छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए संबंधित सुविधाएं प्रदान की जा सकती है। प्रजातांत्रिक वातावरण यानी हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए हम जो काम कर रहे हैं, हमने इकाई योजना किसके लिए बनाई है? बच्चों के लिए। हम कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? बच्चों के लिए। आज आप बीएड का कोर्स कर रहे हो तो वह किसके लिए कर रहे हैं? आप टीचर बनोगे, तो टीचर बनने के लिए हमें बच्चे चाहिए, बच्चों के लिए हम काम कर रहे हैं। तो प्रजातांत्रिक वातावरण में छात्रों की जो व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं, अब एक ही क्लास में हम जानते हैं कि प्रत्येक बालक अलग अलग टाइप का होता है। हर बच्चे की एटीट्यूड, समझने की क्षमताएं, समझने की विधियां अलग अलग होती हैं। तो उन्हीं भिन्नताओं को ध्यान में रखकर हम उसकी जो उससे संबंधित सुविधाएं हम उसको प्रदान कर सकते हैं। यदि हमने पहले ही इकाई योजना बना ली है तो हम इस चीज़ को आसानी से कर सकते हैं। लास्ट बिंदु है योजना में छात्रों की क्रियाशीलता पर अधिक बल दिया जाता है। यानी हम योजना के द्वारा बच्चों की क्रियाशीलता पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, और हम जानते हैं कि जब हम बच्चों को ज्ञान देते हैं तो ज्ञान देते समय जितनी ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञानेंद्रियों का वह प्रयोग करेगा उतना ही ज़्यादा ज्ञान ग्रहण करेगा, सार्थक होगा और उसके पास रहेगा। यानी उसकी जो मेमोरी है वह बढ़ती जाएगी। तो इस प्रकार से हमने इकाई योजना के कुछ लाभ थे उनके बारे में जाना। आशा करता हूँ मेरे विद्यार्थियों आपने इसको अच्छे से समझ लिया होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।